गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अच्छा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 9th का क्वेश्चन ना, एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शन। यस सर। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। कुछ नहीं, कुछ पढ़ते ही नहीं है, डाउट कहाँ से आएगा, पूरा एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज, अब इसमें पहला है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्री, अच्छा 10 में ए नंबर का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव पे बात करनी है। सिमेट्री है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। अब ऐसा सोचो, देखो एक तो आसान सा तरीका है, कोई दो नंबर सोच ले 5,6 6,7, ये एक ऐसा रिलेशन है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव और सिमेट्री है। एक तो ये तरीका है कि ऐसे सोचें और बता दिया जाए कि भाई यही है एग्जांपल ना। और दूसरा है कि कुछ जनरल नंबर्स ऐसा आप स्टेटमेंट दे पाइए जिससे ये रिलेशन बन जाए। तो आप कोशिश करिए, क्या ही मिल सकता है, बोलो। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो ना हो और सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। तो कुछ ऐसा नंबर बताइए, बोलो। सोचिए भाई, करें दिमाग लोड नहीं ले रहा है ना। देखो कुछ नंबर ले लीजिए, इन जनरल है तो सोचना ही ना कि क्या नंबर है, वो एग्जांपल या वो स्टेटमेंट उस तरह का बन पा रहा है या नहीं। जैसे मैं ये कह दूं कि मॉड ऑफ a माइनस बी, क्या मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 1 आ जाए, कितना पहले तो जो सेट है हमारा वो नेचुरल नंबर की बात कर ली, ठीक है। यस सर। ये कंफर्म हुआ। अब कह रहा है कि रिलेशन है, रिलेशन a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 1। सोचिए इक्वल टू 1 लगा देने से या न लगा देने से क्या क्या हो पाएगा ना। चलो केवल इक्वल टू 1 करते हैं, मॉड ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1, ठीक है। अब सोचो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर। यस सर। तो क्या 1 से 1 का 1 से रिलेशन मिल पाएगा? नहीं सर। नहीं। 2 का 2 से नहीं, क्योंकि जो मॉड का माइनस ना डिफरेंस का मॉड ले लेंगे तो वो 0 मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्लियर। क्या सिमेट्री है? 1 से 2 में सोचिए, 1 2 और 2 से 1 में, तो भाई 1 से 2 माइनस करेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 से 2 माइनस करेंगे फिर 1 मिल रहा है, 2 से 1 माइनस कर रहा है 1 मिल, मतलब ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा नंबर भी लेके हम लोग सोच सकते हैं कि 5,8 ले लीजिए, 5,8, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 माइनस 8 करेंगे तो 1 नहीं है, ठीक। तो सिमेट्री तो मिल रहा है, सिमेट्री मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जो आप नंबर लिख पा रहे हैं वहां सब पॉसिबिलिटी है ना। अब चलो सोचो, क्या 1 से 2 और कोई नंबर ट्रांजिटिव के लिए 1 से 2 सोच लेते हैं हम लोग, और रिलेशन का कौन पार्ट होगा? 2 से 3 2 से 3, 2 से 4 नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 1 नहीं है ना। 2 से 3, तो क्या 1 से 3 मिल पाएगा? नहीं सर। क्यों नहीं? माइनस करने पे 1 नहीं मिलेगा। यही वो एक रिलेशन है जो हमें क्या दे रहा है कि सिमेट्री हो और ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? यही एग्जांपल है, ठीक। या तो आप दूसरा तरीका तो सीधा लिख लेते हैं, ऐसा रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है 3,8 और 8,3, एक ये तरीका है कि डायरेक्ट लिख दीजिए हाँ यही है, खत्म, ठीक। और दूसरा ये कर सकते हैं आप, एक स्टेटमेंट दे दीजिए। अच्छा, ये इसकी कई आंसर हो सकते हैं ना, इनफिनाइट आंसर। कोई दूसरा सोचेगा तो उसके लिए दूसरा आंसर है। यस। ये यही सब सोचेंगे? नहीं। आप कुछ और सोचे। अब आप इस पे इक्वल टू लगा के सोचे हैं,
लेस देन आर इक्वल टू लगा के सोच लीजिए क्या बन रहा है क्या नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा के सोच लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देने की कोशिश करिए। ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, यही क्वेश्चन है। तो बनाओ, सोचो भाई। ये तो आसान है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट, एक ऐसा रिलेशन आप मुझे पहले तो सेट कुछ भी ले लीजिए, जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक। अब एक ऐसा रिलेशन लिखिए a comma b such that a is, बोलो, मोड में a माइनस b मोड में माइनस b और फिर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो लिख के देख लेते हैं, मॉड ऑफ a माइनस b ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि 1,1 लिखेंगे, 2,2 लिखेंगे तो 0 मिल जाएगा, जो कि हमारा रिलेशन का पार्ट नहीं है। सिमेट्री की बात करिए, 1 से 2 पे जाइए ना, 1 से 2 और 2 से 1, क्या मिल रहा है? 1 से 2, 2 से 1, डिफरेंस करिए। 1 से 2 करेंगे तो सर 1 मिल पाएगा। 2 से 1 करेंगे 2 से 1 भी कर लीजिए, तो क्या मिला? तब तो सिमेट्री मिल गया, तो गलत हो गया ये स्टेटमेंट। कुछ और सोचिए, जैसे मैं कह रहा हूं a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन b, सोचो। तो 1 तो हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो सही बात है, ठीक है। ठीक कह रहा है। सिमेट्री की बात करिए, 1 से 2, ठीक है, और 2 से 1 में ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक छोटा है 2 से, तो 2 छोटा नहीं होगा, क्लियर। फिर ट्रांजिटिव की बात करिए, 1 से 2, 2 से 3, तो क्या 1 से 3 हो सकता है? ठीक, मतलब ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या आया? a इज लेस देन b, क्लियर। एक तो ये तरीका है, आप स्टेटमेंट दे दीजिए। दूसरा तरीका कुछ सीधा लिख दीजिए कि मेरे पास रिलेशन अवेलेबल है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, यही है, ओके, ठीक। अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाइए। सी, ये बी था ना, क्वेश्चन नंबर बी, 10 का बी, 10 का सी क्या कह रहा है? reflexive and symmetry but not transitive। अच्छा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री है, ट्रांजिटिव नहीं। यस, देखिए कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव, तो बताएं आराम से। नेचुरल नंबर की ही बात कर लेते हैं और एक ऐसा रिलेशन लिखते हैं a कॉमा b सच दैट रिफ्लेक्सिव आ जाए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी आ जाए, बस ट्रांजिटिव ना आए ना। तो क्या मॉड ऑफ a माइनस b लेस देन आर इक्वल टू 1 लिख दूं तो सही लग रहा है? ये आपको सोचना है ना, जैसे मैं भी क्या हो सकता है किसी इंस्टेंट पे मैं भी ना सोच पाऊं ना, जरूर नहीं सब मुझे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना कि मैं ही क्या था। आप सोच लीजिए, हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है तुरंत आप सोच पाए ना, ऐसा ये है, क्लियर। और सबका आंसर अलग अलग होगा, ये भी नहीं कि यही सबका है, ठीक है। मॉड ऑफ a माइनस b लेस देन आर इक्वल टू 1। अच्छा, इक्वल टू लगाने का भी एक रीजन है, इक्वल टू ना लगाता तो रिफ्लेक्सिव ना मिलता ना। जैसे कहीं आ जाए कि केवल मुझे सिमेट्री चाहिए, केवल सिमेट्री, तो इक्वल टू हटा दीजिएगा तो बन जाएगा। अब सोचो, मॉड ऑफ ए नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर में डिफरेंस तो कुछ भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी, लेकिन मॉड लग गया तो नंबर ही मिलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर।
तो ए से बी क्या सेम नंबर, देखो रिफ्लेक्सिव है ये, a कॉमा a b कॉमा b c कॉमा c अवेलेबल है। 3 से 3 का रिलेशन लिख लीजिए, 5 से 5 का रिलेशन, क्योंकि भाई 5 से 5 माइनस करेंगे तो लेस देन तो नहीं है, लेस देन आएगा, 1 से छोटा आ रहा है नहीं, बोलो 0 आ रहा है, 0 1 से छोटा है, हमारे रिलेशन का पार्ट है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करते हैं, a से b में जाइए, b से a में आइए, यही ना। तो भाई यदि a से b में जा रहे हो जिसका डिफरेंस 1 से कम या तो बराबर है, ठीक है, बराबर ही मिलना है, ठीक। अच्छा, बराबर ही मिलना है, इसका क्या मतलब हुआ? जब हम सेम नंबर रखेंगे, ध्यान समझिए, सेम नंबर रखना है तब तो लेस देन मिलना है, थोड़ा नंबर में डिफरेंस बढ़ाइए। जैसे मैं कहूँ एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 8, तो 2,8 लिख तो पाएंगे, लेकिन क्या रिलेशन में लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि माइनस करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब अगल बगल के ही नंबर रखने हैं ना, क्लियर हो पा रहे हैं? यस सर। तो जैसे अब रख लो 2,3, तो 3,2 भी होगा, क्योंकि मार लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो अवेलेबल है, तो सिमेट्री तो है। ट्रांजिटिव हो पाएगा कि नहीं ये सोचते हैं। जैसे 1 से 2 में जाओ, या यही देख लेते हैं, 2 से 3, 3 से 4, यही लिख सकते हैं, 3 से 8 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या 2 से 4 लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि 2,4 जब लिखेंगे 4 से 2 माइनस करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा 2 ना, तो ट्रांजिटिव नहीं हो। क्लियर हो पाया? कंफर्म? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये डी नंबर है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्री है, सोचो। एक ऐसा रिलेशन लिखो जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्री ना हो। तो A is greater than B. A is greater than B या A is less greater than B, maybe सही है, लेकिन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इक्वल टू लगाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर में ही बात कर लेते हैं हम लोग। जो रिलेशन है हमारा a कॉमा b such that a is less than or equal to b, यही ना, या ग्रेटर देन और इक्वल टू b कर दीजिए। अब सोच के देखो, क्या a कॉमा 1,1 होगा? लेस देन ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल टू तो होगा ना, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री पे बात करिए, जैसे मैं 2,3 या 8,9 लिखूं, ठीक है, तो 9,8 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? क्योंकि 9 बड़ा, सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए ना, या तो बराबर हो जाए तो अलग बात हो, या तो बड़ा होना चाहिए। जब 9,8 लिखूंगा 8 छोटा हो जाएगा, तो सिमेट्री नहीं है, ट्रांजिटिव शिफ्ट होते हैं। जैसे अब 6,8, 8,10, तो क्या 6,10 लिखा जा सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजिटिव है। तो ये एग्जांपल हो गया कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो। क्लियर? अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। इसका रिलेशन एक लिख लीजिए, a comma b such that mod of a minus b। अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो लेस देन ना लिखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दे, तो दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई लेस देन लिखते ही ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, अब मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। अब सोचो सिमेट्री होगा कि नहीं? a से b, b से a, मॉड लगा है, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे 2 से 4 लिख लो, और 4 से 2 भी होगा, और फिर ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा। 2 से 4, 4 से 8, तो 2 से 8 भी होगा, ठीक है।
क्लियर हो गया? यस सर। चलो ये रहा एग्जांपल देने के बाद 5 क्वेश्चन हो गए ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। So that the relation R is the set of a point given when the relation R equal to the point of the distance. देखिए पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहा शो दैट द relation R in the set A of a point। अब देखिए सेट A of a point in a plane given by, पहले तो सेट क्या है वो समझिए, इधर ध्यान दो। सेट जो है वो प्लेन में पॉइंट्स हैं, तो प्लेन में कितने पॉइंट्स होने वाले? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? तो मतलब यही मान लेते हैं एक प्लेन है जिस पे बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और कह रहा है R का रिलेशन लिख रहा है P, Q such that distance of point P from origin is the same as distance of point Q from the origin। देखो थोड़ा सा इजी करते हैं। मान लेते हैं ये कार्टेशियन सिस्टम में x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, ओरिजिन, ठीक। जो हमारा रिलेशन दे रहा है P, Q, ये ओरिजिन हो है, तो कह रहा है सच दैट OP बराबर OQ। क्या यही नहीं कह रहा है कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से दोनों सेम इक्वल है, ठीक है। अच्छा क्या ऐसा सुन के कुछ याद आ रहा है हमको? इक्वल हो जाना, डिस्टेंस समान हो जाना कब होता है? कोनिक सेक्शन में 11 में हम लोग कुछ पढ़े हैं। क्या होगा? ओरिजिन से जब डिस्टेंस सेम होने लगे तो सर्कल हो जाता है, सर्कल बन जाता है। क्लियर हुआ? तो क्या वो फील कर पा रहे हैं हम लोग सर्कल बना दें? क्लियर है? इसका मतलब अगर हो सकता है P यहाँ, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। P यहाँ है तो Q को इसी सर्कल पर कहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ से डिस्टेंस R है रेडियस, ठीक, तो हो सकता है Q यहाँ हो, Q यहाँ हो, Q यहाँ हो, Q इस पर भी हो सकता है, Q इस पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अच्छा ओरिजिन में हो सकता है क्या Q? नहीं, क्योंकि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्लियर? ओरिजिन पे P हो सकता है? नहीं। एक केस बनेगा कि दोनों सब ओरिजिन पे ही हो जाए ना, कि भाई सेंटर ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो जाए, तो P भी यही है, Q भी यही है, ठीक। वो अलग बात है, स्पेसिफिक केस। देखो ये P Q, इसमें कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। अच्छा कितनी अजीब वीडियो बना है, इस पूरे प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट और इस सर्कल पर भी इनफाइनाइट पॉइंट। क्लियर? अच्छा अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर P यहाँ है तो हो सकता है Q भी इसी पे हो सकता है Q यहाँ है, Q यहाँ है, Q यहाँ है, Q यहाँ, Q यहाँ कहीं भी, ठीक। हो सकता है Q यहाँ है तो P यहाँ है, P यहाँ है, P यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? आगे पढ़ो, कुछ कहानी तो लिखा हुआ है बहुत बड़ा। फिर कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा ये कह रहा है जो रिलेशन मिलेगा P Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस नहीं पॉइंट है, पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक। तो कह रहे हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0। देखो कहने कि स्पेशल केस बनेगा कि जब पॉइंट बन जाएगा, लेकिन आगे फिर कह रहा है P जो है वो 0,0 नहीं हो सकता। क्लियर हुआ पाए? हाँ। अब कह रहा है इज द सर्कल पासिंग थ्रू P with origin as a center। वो तो हम लोग पहले कर पा रहे हैं। इफ P जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो जो ओरिजिन से ना पास कर रहा हो, बात तो सही है। अगर इक्वल डिस्टेंस है सर्कल के रिलेशन से तो हम लोग बोल पा रहे हैं। तो एक तो क्लियर हो गया। अब इक्विवेलेंस की बात करते हैं, चलो लिखता हूं। मान लो ये पॉइंट C1 है सर्कल पे पहला पॉइंट, ये C2, ये C3, C4, C5, C6,
इतना लिखना नहीं था, इसे मान लेते हैं ना। सब लिख दोगे क्या? नहीं सर। इनफाइनाइट। आज लिखना चालू करना, तो लिख के लाना ना। चलो अब फील करते हैं कि जब यहाँ P यहाँ है, अब रिलेशन लिख रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए। तो हो सकता है P और Q दोनों C1 पे ही, कॉमा लगा लीजिए। ये भी हो सकता है दोनों C2 पे, C3 C4 C10 C15 जितना भी है ये हो सकता है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है भाई, सेम सेम आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, पहला कंडीशन क्लियर। आरएसटी तो चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है। सिमेट्री की बात करते हैं, हो सकता है P जो हो वो C1 पे हो और Q जो हो वो C2 पे हो। सही बात है? यस सर। ये भी हो सकता है कि P C2 को हो और ये C1 पे हो, तो आपस में इनवर्स भी मिलेंगे। यस सर। अच्छा, ये C1 C2 ये जनरल पॉइंट्स हैं, तो आप ये नहीं कर सकते सर C4 C8 भी बताइए, तो मान लेना भाई C4 है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिमेट्री भी है कंफर्म। अब ट्रांजिटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं। हो सकता है C1 जो P हो वो C1 पे हो, Q हो वो ठीक है, P जो हो वो C2 पे हो ना, Q जो हो वो C3 पे हो। ठीक है ना? ये भी तो हो सकता है कि P जो हो वो C1 पे हो और Q जो हो वो C3 पे हो, तो C1 और C3 में भी तो रिलेशन मिल जाए। C2 क्या है सर? जब C1 से जब ये कह रहा है कि देखो आराम से, C2 पे ये कह रहा है जब C1 पे P हो सकता है C2 पे Q। ठीक है, ये सब संभावनाएं हैं। ये भी हो सकता है कि C2 जो था जहां Q बैठा था P बैठा हो, ठीक, और Q जो है वो C3 पे बैठ गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि C1 पे P हो और C3 पे Q, तो सबका रिलेशन मिल पा रहा है कि नहीं? कि C1 से C2 मिल पा रहा है, C2 से C3 मिल पा रहा है, तो C1 से C3 भी मिल पा रहा है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो C1 C2 क्या है? एक पॉइंट है प्लेन में, ठीक, और फिर आगे क्या पॉइंट था कि P और Q ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हो, तो ये यहाँ बैठेगी चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, समझ पाए? कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। So the relation are defined in the set A of triangle. You will see PQ as relation. Consider three right angle triangle T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5 and T3 with sides 6. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? 10 करो, बहुत पढ़। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है show that the relation are defined in the set A of all triangle as R equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2। ठीक है, in equivalent relation consider three right angle triangle T1 with side 3 4 5 T2 5 12 13 T3 with side 6 8 10। which triangle among T1 T2 T3 are related? इसका क्या ही मतलब हुआ? ए एक सेट है ना, जो सभी ट्रायंगल जिसमें हैं, बहुत सारे ट्रायंगल अवेलेबल। ठीक, अब एक रिलेशन लिख रहा है। क्या हुआ? एक रिलेशन लिख रहा है T1 से T2 और ये भी कह रहा है कि T1 और T2 सिमिलर है, जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल की क्या कंडीशन? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दो एंगल जो वो सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के साइड सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। क्लियर हुआ? करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। क्लियर? ये सिमिलरिटी का केस है, क्लास 10 में। ठीक,
ये कंफर्म हुआ। जैसे कोई दो फिगर सिमिलर कब होगा, जब वैसा दिखे। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हो एक बहुत छोटा हो, लेकिन वैसा दिख रहा तो चाहिए ना। अब ये नहीं कर सकते कि एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल सिमिलर, ऐसा कहोगे नहीं ना। तो सिमिलर समझ में आया। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, यदि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए। करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं कह रहा हूं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। क्लियर, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। क्लियर, इसका क्या मतलब पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू। हाँ ठीक है। अब मैं ये कह दूं ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है ना। ये 80 ले लेता हूं, ठीक है, और इधर ले लो ये 80। ठीक है, और क्या बचा 8 3 क्या रहा, ये हो गया 70, ये हो गया। अच्छा दो भी दिया है तो तीसरा तो हमें मालूम ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो एंगल तो इक्वल है, अब साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन होंगे। देखो 30 और 80 के बीच की साइड ए बी है, ए बी क्यू आर क्लियर हुआ, इक्वल टू बी सी। अच्छा BC कहाँ मिला है, 80 70 के बीच, 80 70 के बीच में पी आर या आर पी कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर और क्या बचा हुआ है, AC ए अपॉन 70 30 ये PQ ये होना चाहिए। अच्छा ये तो क्या ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी में ये फिगर ना ऐसे तो सिमिलर होगा PQR के नहीं, देखो बताइए। हाँ नहीं ना, किसके सिमिलर होगा, ये होगा ध्यान समझो। ABC तो A का एंगल देखो 30, तो Q का एंगल 30, फिर B का 80 तो R का 80 ना, तो QRP ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल QRP। क्लियर हो पाया? यस सर। अब इतना इसलिए बता दिए कि एक पुराना याद हो जाए कि 9th में 10th में कुछ पढ़े तो थे। अब एकदम नहीं आता तो पहले 10th की बुक पढ़ ली ना। यस चलो अब कह रहा है ये जो रिलेशन है T1 T2 सिमिलर है, T1 सिमिलर है T2, T1 सिमिलर है T2 के ना। यस ये T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल को। ठीक, चलो अब साथ में ये कह रहा है आप 3 ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक, देखो बोल रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा। 3 राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए जिनकी साइड्स 3 4 5। हाँ तो देखो ले लेते हैं 3 ट्रायंगल। 3 4 5 5 मान लेते हैं। ठीक, यस करा विद साइड 3 4 5। अच्छा 5 है 13 ना, ये 5 ये 13 और ये 27 10 है 10 है ना, इसको 10 बनाओ, ये छोटा है और ये 13 5 12 13। क्लियर? यस सर। तो ये तो कंफर्म है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताओ which triangle even T1 T2 T3 are related? सर सभी का हाइपोटेनस क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, बट इन जनरल लिख ही देते हैं ना, इसीलिए नहीं लिखे। 3 4 10 कब आएगा, 6 8, ये तो कंफर्म है। यस सर। इधर 5 12
ठीक हाँ सही। ठीक है। अब कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करिए और इसमें से कौन कौन ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक, तो करो भाई रिलेशन, क्या ही किया जाए। तो क्या ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? जी दो। हाँ सर। जैसा क्योंकि Five सर upon 10 इनके is सभी equal to- कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो का प्रोपोर्शनल सब सेम है। हाँ, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग कह पाएंगे ये दोनों सिमिलर है। क्योंकि फिर बाद में हम लोग जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे तो ये भी देखे थे कि जरूरी नहीं है हर जगह सब कुछ मिले, लेकिन ये पता चल गया था कि करेस्पॉन्डिंग, अच्छा तीनों एंगल आपस में इक्वल है यदि है तो क्या ये जरूरी है कि वो कॉन्ग्रुएंस ही होंगे? नहीं ना, हो सकता है बहुत बड़ा ट्रायंगल है, बहुत बड़ा छोटा ट्रायंगल, लेकिन सिमिलर तो थे। ये हमने देखा था कि अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे। तीनों साइड्स के रेशियो आपस में सेम प्रोपोर्शन में हो गए तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे ही होंगे। क्लियर? क्या ये और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं? ठीक है। यदि इसको कहूं T1, इसको कहूं T2, इसको कहूं T3। ठीक, अच्छा नाम चेंज करके दिया क्या? नहीं। चेंज, ये T3, हाँ ये 3 है, ये T2 है ना? ठीक, तो क्या T1 और T2 आपस में सिमिलर हुए? बोलो। T1 और T3 ना, यस सर। क्योंकि ये और ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर? देखो 3/6 1/2 आ गया, या 6/3 कर लो 2 आ गया, 10/5 कर लो 2 आ गया, 8/4 कर लो, ठीक है। ये दोनों तो आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं? ये लोग नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अलग है। सेम प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा कि भाई 5/4 कर लीजिए या 5/3 कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं। हाँ। ठीक, और फिर 12/3 देखो 12/3 करेंगे तो 4 आएगा, और फिर इधर 5/4 करेंगे तो 4 तो आना नहीं। ठीक, 12/4 कर लेंगे तो 3 आएगा, 5/3 कर लेंगे तब भी 3 आना नहीं, बाकी बचा है जो वैसे भी इक्वल नहीं है। इनके करेस्पॉन्डिंग साइड सारी सेम प्रोपोर्शन नहीं है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं। क्लियर होगा? यस सर। कंफर्म? अब देखो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि which triangles are related, तो T1 और T3 आपस में रिलेटेड हैं। क्लियर? बाकी ये और ये रिलेटेड नहीं है, ये और ये रिलेटेड नहीं। कंफर्म? यस। क्लियर हो पाया? और कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। अच्छा, अगर ऐसा सोचें कि अब एक प्लेन में थोड़ा ऐसा सोचे, कुछ अलग सोच लेते हैं कि एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो अब ये केस हटाते हैं ना, इरेज करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि कौन आपस में रिलेट है, तो T1 और T3। अच्छा सर, ये हो सकता है सिमिलर? कौन? खुद से सिमिलर हो। हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। जैसे एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हैं जिनके नाम हम दे देते हैं T1 T2 T3, हाँ ठीक है। ऐसे चलते रहे। ठीक, तो ये वो वाले T1 T2 नहीं है ना, इन जनरल लिख रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि T1 क्या खुद के सिमिलर होगा? चाहे जैसा ट्रायंगल हो, एड़ा टेढ़ा ना, वो खुद से तो सिमिलर होगा ही होगा। तो यहाँ T1 और T1 तो मिलेगा ही, ठीक, T2 T2 मिलेगा, T3 T3 मिलेगा, तो जो भी हो रिफ्लेक्सिव हो। ठीक, कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। अगर T1 T2 के सिमिलर है, ध्यान समझिए, T1 T2 से सिमिलर है,
तो इसका मतलब T2 T1 से भी सिमिलर होगा। यस सर। या तो मैं कहूँ T2 T3 से सिमिलर है तो T3 T2 से भी सिमिलर होगा। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्री हुआ, ठीक, और ट्रांजिटिव रेसिप्रोकल। मैं ये कह रहा हूँ कि T1 भाई T2 के सिमिलर है, ये हमने देखा, ठीक। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि T2 T3 से सिमिलर है, ठीक। अगर ये इससे सिमिलर है और ये इससे सिमिलर, इसका मतलब चाहे जैसे हो कि ये और ये आपस में सिमिलर होंगे, तो इसका मतलब T2 और T3 T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, ट्रांजिटिव भी। क्लियर, कंफर्म हो पाया? एक रिलेशन है, एक में रिलेशन है, कंफर्म। उसके पहले वाला नहीं था ना, इसकी वजह से रिलेटेड पूछा था, तो जो रिलेशन पूछा था कौन आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। so the relation are defined set A of all polygons देखो कह रहा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड, शांत रहो, so that the relation are defined in the set A of all polygon of as R, मतलब R एक रिलेशन है, ठीक, और सेट है सभी पॉलीगन्स, ठीक, इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of sides। P2 और P2 दोनों में अंतर है ना, सेम नंबर ऑफ साइड की बात कर रहे हैं। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलीगन, ठीक, 13 है। एक रिलेशन लिखा हुआ है P1, P2 such that P1 and P2 have the P2 have same number of sides। तो क्या दो साइड का यूज करके एक पॉलीगन बना सकते हैं हम लोग? नहीं, ये भी नहीं सोच पा रहा क्या? दो साइड्स का इस्तेमाल करके पॉलीगन बन जाएगा? नहीं ना। तो पॉलीगन जब शुरू हुआ 3 से बनेगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4, 5। चलो बाकी सोचते हैं, पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो बताइए, केवल ये जैसे ट्रायंगल है तो अब डिपेंड नहीं करता कि वो राइट एंगल है कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है, ये सब कुछ सोचना ही नहीं। केवल ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल T1 या ट्रायंगल T2 आपस में रिलेटेड है, ठीक, क्लियर। अच्छा, क्योंकि पॉलीगन की बात कर रहा है तो लिख लेते हैं थोड़ा। हो सकता है ट्रायंगल हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो सकता है पेंटागन हो ना, बोलो, हो सकता है हेक्सागन हो सकता है सेप्टा एक्टा, जो भी ना, ऑक्टा, नोना, डेका। ये डेका मतलब 10 ना, जिसके 10 साइड्स हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डेका ही नहीं पता। ये हो सकते हैं, तो ये पॉलीगोनलेबल हैं, ठीक। तो यदि, अब रिफ्लेक्सिव की पहले बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? अगर कोई पॉलीगन है, मान लो उसके 5 साइड्स हैं, ठीक, तो क्या वो खुद से तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि वो और वो दोनों में 5 साइड्स होंगे। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, कुछ हो या ना हो। जैसे कोई ट्रायंगल है, एक पॉलीगन जो ट्रायंगल है, वो इसमें 3 साइड्स अवेलेबल हैं, तो 3 साइड्स हैं, वो खुद से तो रिलेशन में है, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करते हैं। यदि एक पॉलीगन P है, ठीक, P1 अब मानते हैं, थोड़ा स्पेसिफाई होते हैं। बहुत फोन आ रहा है तुम लोगों को, बहुत जरूरी है फोन ना। ये मान लो एक P1 है, एक P2 है, दोनों ट्रायंगल है ना, इधर देखो, और इधर मान लो एक
P5 है, P6 है, P7 ऐसा है नहीं, जैसे पॉलीगन सॉल्वेबल है हमारे पास। तो P1 P2 दोनों ट्रायंगल है, P5 P6 P7 तीनों हेक्सागन है ना। हो सकता है P3 P4 P9 P10 ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये सब पॉसिबिलिटी है। लिख भी देता हूँ P3 4 9 10 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं सब लाइन से चलो। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ रहा है ना कि भाई यदि P5 में हेक्सागन है तो P5 भी हेक्सागन है, तो P5, P5 हम रिलेशन में लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो, सिमेट्री की बात करते हैं। यदि मैं कहूं कि P1 और P2 एक रिलेशन में हैं, तो दोनों में ट्रायंगल ही ट्रायंगल है, थ्री साइड सॉल्वेबल है, तो रिलेशन है। तो क्या P2 और P1 रिलेशन नहीं होंगे? होंगे, दोनों ट्रायंगल ही है। यहाँ जैसे P7 और P5 और P7 आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो P7 P5 के रिलेट करेंगे, P5 P7 से रिलेट। इसका मतलब क्या, ये सिमेट्री भी होगा? यस सर। ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। P3 और P9 मान लो रिलेशन में होंगे भी भाई, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ही है। P3 P9, ठीक है। फिर P9 P4, तो क्या P3 P4 भी रिलेट करेंगे? यस सर। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। क्लियर हो पाए हम लोग? अब आगे क्वेश्चन और प्यूरिफाई कर लेते हैं, क्या ही पूछ रहा है। So that the relation are defined in the set of A of all polygons of as are equal to P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of sides, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ हो चुका है। Yes, sir. क्योंकि जो जिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन A related to the right angle triangle T with side 3 4 5? राइट एंगल ट्रायंगल। What is the set of all elements in A? Right angle triangle T with 3 4 5 करा। जो सेट ए था, ए में बहुत सारे पॉलीगन थे, ठीक। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए? ए के सभी एलिमेंट रिलेट होंगे राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5। देखो ए जो है वो साइड पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो अब ये सारे पॉलीगन, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीगन हो सकता है, ट्रायंगल में भी 50 टाइप के ट्रायंगल हों ना, ये पॉसिबिलिटी है। इसी साइड कुछ, इसकी साइड कुछ, क्योंकि साइड लेंथ दी है ना, तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे अवेलेबल हैं इस सेट ए में, ठीक। पहला केस हुआ। अब कह रहा उसमें भी वो सेट क्या मिलेगा कि जिसकी साइड क्या हो जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे भी अगर 3 4 5 दे रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसकी साइड्स 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो क्या सेट मिल सकता है? इसी की बात कर रहा है, तो बताइए। सर एक बार फिर से सवाल। कह रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, मतलब ए जो सेट था, ठीक, उसके सभी एलिमेंट में, ठीक, A related to the right angle triangle T with side 3 4 5। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसके साइड्स हो 3 4 5, ठीक। अब ये हो सकता है कि ये जो P था, P में ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में वो स्पेसिफिक ट्रायंगल होगा, ठीक। उसके क्या सेट्स हो सकते हैं, यही कहना चाहते हैं। तो क्या हो सकते हैं बताओ? एक में इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एक कंडीशन में। अब तो एक कंडीशन भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल की ले सकते हैं, अब उसमें भी स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि 5 हाइपोटेनस हो। हां 5 तो हाइपोटेनस ही होगा। हां अभी पकड़ रहे कि 5 तो हाइपोटेनस ये तो फिक्स है, सबसे बड़ी साइड से हाइपोटेनस होनी है। उसमें ये बताना पड़ेगा कि एक बार बेस 3 परपेंडिकुलर जो है वो 3 हो, बेस 4 हो और ये 5 हो, और एक बार ये
परपेंडिकुलर 4 और 3 दे से 3 4 5 ठीक। अब मेनली बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम कहीं एंगल की बात करते हैं। यहाँ एंगल की बात नहीं किया है तो इन जनरल अगर लिखना भी हो तो ये लिख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ट्रायंगल आएगा, ठीक है, जो 3 4 5 रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? बस ये दो कंडीशन है। ये दो कंडीशन है, एंगल की बात नहीं कर रहा है तो केवल एक कंडीशन की बात होगी, केवल एक ऐसा केस आ सकता है, ठीक। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आए ही ना, ये अगर ये कह रहा है, लेकिन ध्यान समझो, कह रहा है कि सभी पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो ये आ जाए, ठीक है। क्लियर? यस ओके, टाइम हो गया क्या? तो अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर पढ़ो देखिए। Let L be the set of all lines in XY plane। अच्छा, ये 13 का आंसर देखिए थोड़ा दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 1.1। द सेट ऑफ आर ट्रायंगल देखो क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसका क्या मतलब है? बराबर कर दिया। कुछ नहीं इसका क्या मतलब, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल 3। अच्छा, केवल सेट पूछा है भाई, देखिए यही कह रहा था कि इंग्लिश का कुछ इधर उधर कर, समझो थोड़ा। कह रहे ये जो हम लोग का रिलेशन है, याद है ना हम लोग को, यस सर कि सेम साइड हो, तो कह रहा है कि वो जो ए एक सेट है जिसमें सभी पॉलीगन हैं, उसमें जितने ट्रायंगल हैं, देखो तो ध्यान समझो, ए एक सेट है जिसमें सभी पॉलीगन हैं, उसमें जितने ट्रायंगल हैं, वो जो ट्रायंगल 3 4 5 है उससे कौन कौन रिलेट करेगा। क्वेश्चन समझो, एक ट्रायंगल स्पेसिफिक ट्रायंगल दे रहा है, कह रहा है 3 4 5 है, उससे उस ए के जिसमें सभी पॉलीगन है के सभी ट्रायंगल के कौन कौन से ट्रायंगल रिलेट करेंगे। तो ये कह रहा है सभी ट्रायंगल रिलेट करेंगे। क्यों सभी ट्रायंगल रिलेट करेंगे? क्योंकि भाई हमारा जो रिलेशन है वो केवल ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ साइड होने चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल है इसके भी 3 साइड्स होंगी, और इसमें जो ट्रायंगल है उसमें भी सभी में 3 साइड्स होंगी। यस सर जो भी ट्रायंगल है, तो रिलेशन अगर लिखना हो कि किससे किससे, मतलब समझो क्या है कि रिलेशन यदि लिखना है कि किस किस ट्रायंगल से रिलेशन लिख पाऊंगा, तो मैं सभी ट्रायंगल से रिलेशन लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सभी ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं। क्लियर? और हम लोग क्या बता रहे थे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रायंगल मिल पाए, साइड का वो हाँ, कि वही केवल वही ट्रायंगल मिल पाए। क्लियर? यस सर कंफर्म हुआ? यस सर जबकि ये क्वेश्चन ये दे रहा है कि देखिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, मतलब एक स्पेसिफिक ट्रायंगल दे दिया, कह रहा है इससे कितने ट्रायंगल रिलेट करेंगे इस पॉलीगन के जो सेट है ना, ये जो सेट है इसके सभी ट्रायंगल से जो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल है वो कौन कौन रिलेट करेगा। भाई ये ट्रायंगल है 3 साइड, क्योंकि ये स्पेसिफाई करके कि 3 साइड की बात होगी, तो जो ट्रायंगल है वो 3 साइड की बात करेगा, तो सभी ट्रायंगल आपस में रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as L1 L2 L1 is parallel to L2। ठीक है, so that R is an equivalence find so that R is an equivalence relation। अच्छा, अब एक प्लेन में कितनी लाइंस होंगी? इनफाइनाइट। ठीक है, फिर कह रहा है कि पैरेलल लाइन की बात करें केवल आप। ठीक है, तो अच्छा सोच के भी देखो, जैसे मैं कहूँ एक प्लेन में इनफाइनाइट लाइन है, ठीक, अब अगर केवल पैरेलल लाइन की बात करूं कि मान लो मैं L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, ठीक है, पहले जो लाइन है वो खुद के पैरेलल होगी कि नहीं? खुद के पैरेलल। भाई अगर एक लाइन है L1
तो L1 की पैरेलल होगी, तो L1 से L1 का रिलेशन लिख ही जाएगा। यस सर। ठीक। अच्छा, अगर L1 L2 की पैरेलल है तो L2 L1 की भी पैरेलल होगा। ठीक है, अगर L1 L2 की पैरेलल है, L2 L3 की पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 L3 की पैरेलल, इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। ठीक है, जैसे हो सकता है ये लाइन हो, ठीक। अच्छा, ये भी हो सकता है ऐसी लाइंस हो, ये भी हो सकता है ऐसी लाइंस हो, यस सर। कुछ भी हो सकता है ना। नाम दे देते हैं L1 L2 L3 L4 L5 L6 L9। ठीक है, अब सोचो, अगर मैं कहूं क्या चेक करना है, RST ना, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। अगर L1 लाइन है तो क्या L1 खुद के पैरेलल है? हाँ है। L5 है तो L5 खुद के पैरेलल है। L9 है खुद के पैरेलल है। हाँ बोलो। L1 अपने ही ऊपर कैसे हो सकती है? अपने ऊपर की बात नहीं, पैरेलल का क्या मतलब है, पहले आराम से। एंगल की बात कैसे होती है, लाइन एंड एंगल में पढ़े थे क्लास 11 कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यही तो एंगल होता है, स्लोप जो था। ठीक है, तो अगर मैं कहूं L1 एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना है, फिर मैं कहूं L1 एक्स एक्सिस से कितने डिग्री बना है, 30 डिग्री। अगर सेम 30 ही बना रहा है तो पैरेलल है। तो L1 खुद के पैरेलल होगा। अरे वहां भी पढ़े थे जब क्लास 9th में। सर इंटरसेक्ट भी तो करेगा अपने आप को ही, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें क्या है, सेम लाइन ले लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है पैरेलल। हाँ क्लियर। तो ये क्लियर हो गया खुद के पैरेलल कैसे होंगे। ठीक है, अब सिमेट्री की तरफ चलते हैं। यदि मैं कहूं L1 L2 पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब L2 L1 के पैरेलल। अच्छा, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि L1 L11 के पैरेलल, कह ही नहीं पाऊंगा ना। तो जो पैरेलल है उसमें तो बात होगी। जैसे मैं कहूं L5 L8 के पैरेलल, इसका मतलब L8 L5 के भी पैरेलल। क्लियर, L10 L9 के पैरेलल है, तो L9 L10 के पैरेलल। क्लियर। यस सर। तो क्या सिमेट्री होगा? यस सर। ट्रांजिटिव की बात करिए। मान लो L1 L2 के पैरेलल है, अच्छा ये इधर है ना, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल। इसका मतलब L1 L3 के पैरेलल नहीं है, L2 L3 के पैरेलल है, L3 L4 के पैरेलल है, तो L2 L4 के पैरेलल। ठीक है, L5 L8 के पैरेलल है, L8 L7 के पैरेलल है, तो क्या L5 L7 के पैरेलल है? L10 L9 के पैरेलल है, L9 L11 के पैरेलल है, तो L10 L11 के पैरेलल। क्लियर। क्या ट्रांजिटिव भी है? यस सर। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। क्लियर, आगे पढ़िए क्वेश्चन। सो दैट आर इक्विवेलेंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y बराबर 2x+4। गुड, लाइन एंड एंगल, उससे पहले जो लाइन क्लास 9 क्या इसका ग्राफ देख सकते हैं? हाँ वही कह ही रहा हूँ, पहले ग्राफ ड्रॉ करिए। ये समझ में आया कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। 0 पे 4 हो रहा है, 1 पे 6 हो रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है? सो दैट R is an equivalence relation। ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन J, y बराबर 2x+4। ये तो y बराबर mx+c है। अच्छा ध्यान दो, अगर इसी का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग? x एक्सिस y एक्सिस, ये y बराबर mx+c के फॉर्म में है। यस सर। तो इसका मतलब y पे ये 4 पे कट करेगा, ये तो कंफर्म है। यस सर। और वैसे भी x 0 रख के देखिए, x 0 हुआ तो y 4 हुआ, यहाँ तो कट करेगा ही। यस सर। y 0 कर दीजिए तो x -2 है, मतलब यहाँ कहीं बोलो। यस सर। इसका मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। हां, ये तो है। बहुत लिखने का मतलब ये 0 का मान 4 लिख लेना, ये -2 का मान 0 लिख लेना। इसका स्लोप भी बता सकते हो, y बराबर mx+c ना। क्लियर। हाँ बाकी तो सब सही ही है। अब कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन। कह रहे इस लाइन से जितने लाइन रिलेट करेंगे, देखो यही पिछले वाले क्वेश्चन में आपस में हम रिलेट नहीं करें, अलग अलग क्वेश्चन समझ के डिफाइन करेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये बताना है
कि वो सभी लाइन बताइए जो इससे रिलेट करे, और इसके जो क्वेश्चन है कि पैरेलल वाला वही केस ना, L1 L2 पैरेलल, तो इससे कौन कौन लाइन होंगी जो इससे रिलेट करेंगी, बताइए पैरेलल हों। देखो मैं लिख रहा हूँ मतलब y बराबर 2x प्लस c पैरेलल। अच्छा फिर दूसरी बात, पैरेलल लाइंस होंगी, इसका क्या कंडीशंस होता है, M1 L2 बराबर, तो इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है 2, इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है, इसका स्लोप 2, इसका मतलब यही वो लाइंस हैं जो आपस में, तो कितनी लाइन आपस में इससे रिलेट करेंगी, इनफाइनाइट, कितनी इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू बदलते जाइए, अलग अलग लाइन पाते जाइए। देखो बदल रहा हूं, y बराबर 2x प्लस 4, y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 50, y बराबर 2x माइनस 70, y बराबर 2x, केवल y बराबर 2x, फिर ये भी सही, -2x होगा, हाँ? -2x यहाँ -2x मतलब स्लोप बदल जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ना। हाँ तो पैरेलल कहाँ रह गई, पैरेलल ही लिखना है, इसका क्या मतलब है, ऐसे इसके पैरेलल, हाँ ऐसे जितनी लाइन जाएंगी वो इस सब लाइन के इक्वेशन है। देखो क्लियर हो पा रहा है हम लोग, ये वो लाइन है जो इसके पैरेलल है, और उसका इक्वेशन ये कंफर्म, यस सर, y बराबर 2x जैसे हो गया, x 0 रखे तो y 0, y 0 रखे तो x 0, लेकिन स्लोप इसका कितना है 2, मतलब इसके पैरेलल ये है जो ओरिजिन से जा रही है, इसी लाइन के इक्वेशन y बराबर 2, क्लियर। अब यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस जो रखना है रख लो, 1/2 -2/7 0.33 0.89 87 कुछ भी रख लो, लेकिन स्लोप हमेशा सेम रखना। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहाँ 2y बराबर कुछ मत लिख देना, स्लोप बदल जाएगा। यस अगर लिखना है जैसे कुछ और भी लिख सकते हो, देखो इसे लाओ, y बराबर 2x प्लस 4 है ना, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y बराबर 4x प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 5 से सेम लाइन रहेगी, तो भी आपस में पैरेलल, क्लियर, कंफर्म, समझ पाए हम लोग। यस आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये ऑब्जेक्टिव है क्या, सही लग रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, let R know the relation is set to 1 2 3 4 given by R equal to 1, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 1, choose the correct answer। बताओ करेक्ट चूज करो, अब ये सब तो चूज ही कर पाओगे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री नहीं है, 15 चलो, रिफ्लेक्टिव है, कह रहा लेट R बी द रिलेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, 1 से 2 2 से 2 ये रिलेशन, चूज द करेक्ट आंसर। पहले ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आराम से, ऑप्शन क्यों देख रहे हो तुम लोग, नहीं क्वेश्चन रिलेशन देख रहे हैं, 1 2 3 4 है हम लोग के पास, और हमारा सेट जो है रिलेशन जैसा रिफ्लेक्सिव है 1 1 लाइन से लिख लेते हैं हम लोग, 1 1 है, 2 2 है, और क्या है 4 4 3 3 भी है, यही है। अच्छा इसका मतलब जो भी हो रिफ्लेक्सिव तो होगा, यस सर, बोलो। अब देखो और क्या लिखा हुआ है, 1 2 है, 1 2 1 3 3 2 ना, चलो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7, यही है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि सभी का देखो जितने एलिमेंट इस रिलेशन में, ध्यान समझो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ जितने एलिमेंट यहाँ, जितने एलिमेंट इस रिलेशन के पार्ट हैं उनका खुद से रिलेशन है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, क्लियर। ये मैं कतई नहीं कर रहा हूँ कि जितने एलिमेंट यहाँ हैं वो सभी यहाँ होंगे, यस सर, ठीक, जो रिलेशन के पार्ट हैं उनका खुद से रिलेशन है। आगे क्या देखो 1 से 2 अवेलेबल है, तो क्या 2 से 1 है, नहीं, तो खत्म हो गया, सिमेट्री नहीं, ठीक, आगे चेक ही नहीं करना, ट्रांजिटिव की तरफ शिफ्ट हुई है, 1 से 2 है नहीं, तो क्या यहाँ 2 से 1 है, नहीं, पहले 2 से 1 की बात भी नहीं करनी,
1 से 2 है तो देखिए 2 से कोई नया रिलेशन है, आराम से 1 से 2 तो है लेकिन 2 से कोई नया रिलेशन नहीं। जब ऐसा नहीं है तब तक ट्रांजिटिव है। सोच पा रहे हो? हाँ आराम से यही कह रहा हूँ धीरे से। 1 से 2 तो है लेकिन क्या 2 से कोई रिलेशन है? नहीं है। और अभी तक अगर रिलेशन ही नहीं है तो ट्रांजिटिव की बात करना ही बेवकूफी है, मतलब ट्रांजिटिव है तो उसमें आप मत जाइए। आगे देखिए 1 से 3 है, ठीक है, 3 से 2 है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अभी तक अब काम हो गया। अब मुझे चाहिए ही चाहिए 1 से 2। देखो है क्या है, इसका मतलब ये क्लियर कंफर्म हुए। देख लो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये कंफर्म हुआ नहीं? हो गया क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। Let R be the relation set and natural number given by R equal to a comma b such that a equal to b minus 2 is b is greater than 6. Choose the correct answer. b is greater than 6. कह रहा आर विद द रिलेशन इन द सेट, या नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अभी हम लोग एग्जांपल में कितना नेचुरल नंबर की बात की है ना, given by r equal to a comma b such that a equal to b minus 2, रिलेशन दे रहा है a comma b such that a equal to b minus 2 ना, B greater than 6. b is greater than 6. मतलब बहुत सारे नंबर की बात चल रही है। चलो इस करेक्ट आंसर, अच्छा केवल चूज करना है कि 2 और 6, 2 और 4। पहला ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन सीखे लेंगे 2, 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देखो b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ b 6 से बड़ा नहीं है तो वैसे भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 3, 8, b तो बड़ा है लेकिन 8 में से 3 माइनस कर कितना आ रहा है? 8 नहीं माइनस करना, 8 से 2 माइनस करो 5 आ रहा है, 8 से 2 minus 6. 6, लेकिन 3, 6 नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। अगला सी नंबर चेक करो, b इज ग्रेटर देन 6, हाँ 8 है, सही है। और b में से 2, 8 में से 2 माइनस करो 6, मतलब ये सही आ रहा है सी नंबर। फिर डी नंबर देखो, 7 में से 2 by 5, 8 नहीं है, डी तो होगा नहीं, इसका मतलब सी ऑप्शन इज ट्रू, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ 1.1। कल हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस ना, एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा घर पे, ओके, थैंक यू।